बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पसीना इतना बॉडी में क्यों आता है। क्योंकि जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें पसीना आना तो एक नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ओवर पसीना आता है। उनमें उनकी जो हाथों की हथेलियाँ होती हैं ना, वो गीली रहती हैं, पसीने से लत रहती हैं। उनके पैरों के जो तलवे हैं वो भी गीले रहते हैं। उनके बंद शूज़ पहन लें तो जुराबें जैसे बंद होती हैं हर वक्त आप, तो उस टाइम पे भी पैरों में ना पसीजपना और पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, ठीक है, तो पहले इनकी कुछ रेमेडीज़ होती थी जो कि लोग इस्तेमाल करते थे। आज तो ये सुनने में भी आपको शायद नहीं मिलेगा। जो कुछ रिसर्च में थोड़ी सी आपको बताऊंगी कि पहले जो घरों में इस्तेमाल किया जाता था वो ये होता था कि जिन अफराद को अगर घर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उनको कहा जाता था कि टमाटर का जूस पिया करें। टमाटर के जूस पीने से आपका जो पसीने की जो आपकी ज़्यादती है ना, ये कम हो जाती है। मगर आज के दौर में हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, ना तो हम ये पीते ना हम इस्तेमाल करते हैं कि हमें इसकी इफादियत से, क्योंकि हम दूर भी हैं इसलिए हम इससे शिफा नहीं हासिल कर सकते। फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा आर्मपिट वगैरह में पसीना आता होता तो उसको कहते होते थे कि बेकिंग स्टार्च जो है, बेकिंग सोडा जो है, उसको मिक्स करके तो जो है ना आप अपने आर्मपिट में लगा लें या हाथों में हथेलियों में लगा लें, तलवों पे लगा लें और 15-20 मिनट के बाद नहा लें। तो ये वाली चीज़ें भी करने से बहुत ज़्यादा पसीना जो है शिद्दत से जो आ रहा होता है वो रुक जाता है। अब इस तरीके की रेमेडीज़ के बारे में ये पहले लोगों को पता होता था और लोग फॉलो करते होते थे। पानी ज़्यादा पीते थे, उनको पता था कि भाई पानी ज़्यादा पीने से अगर किसी को पसीना आ रहा है तो उसके पसीने में स्मेल कम हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत, नीम के पत्तों को उबाल के तो उससे नहाते होते थे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को तो स्कैल्प में, गर्दन में, ठीक है, माथे पे, नाक पे, जिस्म में बहुत पसीना आता है, ठीक है। कुछ लोगों को एसी में बैठ के भी सर्दियों में भी पसीना आता है। उनके लिए बड़ा अच्छा हल होता था कि नीम के पत्तों को उबाल के तो उसके पानी से नहाएं। मगर अब देखें, पहले तो हम ये चीज़ें करके अपने आप को बैलेंस करते थे। आज के दौर में कोई ये चीज़ों के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। आज के लोग सबसे पहले तो उसकी कॉज ढूंढ रहे होते हैं, इसका इलाज ढूंढ रहे होते हैं। आपको पता है गूगल का टाइम है, गूगल कर रहे होते हैं। तो हम इसको पहले डायग्नोस करते हैं कि ये पसीना जो लोग, आम लोगों को आता है कुछ ज़्यादा, क्या ये कोई बीमारी है, इसकी क्या वजूहात है, या फिर ये नॉर्मल है, ये कोई ऐसा नुकसानदेह नहीं है, कुछ भी है। इस पे बात करने के लिए आज हमने डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब को बुलाया है, वो हमें बताएंगे। तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया वो लोग जो पहले ज़माने में किया करते थे जी। मगर आज के दौर में ये इंसान को कैसे पता चलेगा कि जो मुझे इतना एक्स्ट्रा पसीना आ रहा है या मैं इसका शिकार हूँ तो ये क्यों हूँ, और क्या ये नॉर्मल है, इसको छोड़ सकते हैं ऐसे ही, कैन लीव इट लाइक दिस, या फिर हमें इसको बहुत सीवियर सोचना चाहिए इसके बारे में? बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखें, इसमें सबसे पहले तो दो तरह के पॉइंट्स हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। आपने एक तो बात की पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पसीना आना, और दूसरी बात आपने की कि हाथों की हथेलियों पे, पाँव के तलवों पे या अंडरआर्म्स में ज़्यादा पसीना आना। मेडिकल में इन दोनों चीज़ों को दो मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखा जाता है। अमूमन वो पेशेंट्स के जिनकी पूरी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और इवन कि आपने देखा होगा कि एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, या इवन कि वो सर्दियों में हैं या पहाड़ी मुकामात पे हैं, कोई टास्क, कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, पूरी बॉडी से पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऐसे पेशेंट्स में अमूमन उनके थायराइड ग्लैंड्स का इशू होता है, और उसके लिए थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होते हैं 3 तरह के, T3, T4, TSH। इन मेडिकल टेस्ट्स को करवाने के बाद उसके मुताबिक उनको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की जाती है, और उसके बाद उनका वो पसीना रुक जाता है, बॉडी का पसीना बेहतर हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपने बात की रेमेडीज़ की। तो बेसिकली रेमेडीज़ जो हैं, नो डाउट कि नीम के पत्तों का पानी हो गया, या फटकरी का आपने बेकिंग सोडा की बात की, तो जो रेमेडीज़ हैं नो डाउट इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आया कि ये इनका इफ़ेक्ट कितनी देर तक लास्ट करता है। ऑब्वियसली कि अगर आप कोई बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं अंडरआर्म्स की एक्सेसिव स्वेटिंग को कंट्रोल करने के लिए, एट दैट टाइम जब तक वो आपके अंडरआर्म्स में है तब तक वो इफेक्टिव रहेगा, लेकिन आधे से 1 घंटे के बाद वो अपना इम्पैक्ट खो देगा और आपकी कंडीशन दोबारा से रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, मोस्टली लोग ये भी तो कहते हैं ना कि ये जो बॉडी स्प्रेज वगैरह होते हैं, अगर आप ये अंडरआर्म्स में लगाएं तो उससे स्मेल नहीं आएगी, अब ये बैक्टीरिया जो है ना ये पैदा नहीं करेगा। तो क्या ये डेली बेसिस पे लोगों को लगाने चाहिए अंडरआर्म्स पे? देखिए, बेसिकली इसमें लगा लेने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन एट दैट टाइम वही बात है कि जब जब जैसे आपको स्वेटिंग आने लगेगी तो दोबारा से आपकी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि वो पेशेंट्स या वो लोग कि जिनके हाथों की हथेलियों पे बहुत पसीना आता है,
या पाँव के तलवों पे बहुत ज़्यादा पसीना आता, अमूमन ये एक जेनेटिक इशू होता है और ये आपकी फैमिली में रन कर रहा होता है, आपके दादा में, नाना में, किसी ना किसी में ये इशू रहा होता है। और अच्छा, ऐसे लोग ना किसी को हाथ मिलाते हुए बड़ा शर्मिंदा फील कर रहे होते हैं अपने आप को, उनको पता है इनके हाथ गीले हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। उसमें बेसिकली ये है कि ये सेम इशू मेरे साथ भी था। अच्छा। जी बिल्कुल। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हाथ मेरे बिल्कुल ड्राई हैं। हाँ। लेकिन अलबत्ता चूंकि मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया, मुझे याद है कि ऑलमोस्ट अपनी मेडिकल की स्टडीज़ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी, कोई 2014-15 में भी मेरी कंडीशन ये होती थी कि मुझे कोई एक 2 रुमाल हाथ में पकड़ने पड़ते थे और तब जाके जो है स्वेटिंग को मैं कंट्रोल में रख पाता था। और इवन कि मेंटल इम्पैक्ट इसका ये आता है कि आप सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करने लग जाते हैं, आप लोगों से हाथ मिलाना छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी खुद एतमादी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। और इसके अलावा फिर आपका जो है मेंटल इम्पैक्ट, इसकी वजह से आप एंग्जाइटी में भी जा सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को कन्वे करने का मेजर पर्पज़ आज यही है कि वो लोग जो इस चीज़ से मुतासिर हैं, पाकिस्तान में उन्हें अवेयर किया जाए कि वो इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये रीज़न क्या है बिहाइंड? इसकी रीज़न सिर्फ ये जो हम स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, हाथों की, पाँव की और अंडर आर्म्स की, इसकी रीज़न ये अमूमन जेनेटिक होता है, ये आपकी फैमिली में रन करता है। फैमिली में कहीं ना कहीं पे ये इम्पैक्ट किसी में मौजूद होता है और वो जंप करके, कंसीडर करेंगे इसको? नहीं, इसे हम बीमारी कंसीडर नहीं करेंगे। आपकी बॉडी का एक एबनॉर्मल फंक्शन है ये। और एबनॉर्मेलिटीज़, आप कह लें कि जितने भी जेनेटिक इश्यूज होते हैं या कंसर्न्स होते हैं, उनका आप देखें कि अमूमन कोई परमानेंट सोल्यूशन या क्योर नहीं होता। अच्छा, पहले लोग कहते थे कि स्पाइसेस खाने से, स्पाइसी मसाले खाने में इस तरह से इस्तेमाल करने से, फिर या फिर कैफ़ीन ज़्यादा इस्तेमाल करने से, ठीक है, तो इसकी वजह से भी, ये सिंथेटिक कपड़ा पहन लो उसकी वजह से, तो इन सब रीजंस को भी मद्देनज़र मेरे ख्याल से रखना चाहिए कि इनकी वजह से भी तो शायद होते होंगे। नो डाउट कि जिनकी स्पाइसेस की, फास्ट फूड की इंटेक ज़्यादा है, ऑयली फूड की इंटेक ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में पूरी बॉडी से एक्सेसिव स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है उनकी। और जब आपकी ये फूड या डाइट आपकी बेहतर हो जाती है तो उन कंडीशन उनकी बेहतर हो जाती है। चाय की दुकान खुली होती है, हर वक्त पीते रहते हैं, अभी एक कप खत्म नहीं, दूसरा लेके आओ, अभी पतीला उतारा है, चाय पिए, फिर दोबारा चढ़ा देंगे। जी, पागल होते हैं, कैफीन का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये सब है ना कॉस्ट इसकी बिल्कुल डाइट भी अपना एक मेजर रोल या इम्पैक्ट इसमें प्ले कर रही होती है। अलबत्ता वो पेशेंट्स के जिनकी हथेलियों में बहुत ज़्यादा पसीना है, उन पे डाइट का इतना इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि उनका ये इशू जेनेटिक होता है। और जेनेटिक होने की वजह से फिर इन्हें इश्यूज़ ये फेस करने को मिलते हैं कि एक तो खुद एतमादी खो बैठते हैं, जैसे कि आपने बताया, किसी से हाथ नहीं मिला पाएंगे या इवन के गैदरिंग्स को अवॉइड करने लग जाएंगे। और समटाइम्स ऐसे होता है कि नादरा में या एम्बेसी में ये लोग जब जाते हैं अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए, या इवन के मोबाइल का ही स्कैनर यूज़ करना, तो फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो पाता। या मुल्क से बाहर जाते हैं, जब आपको स्कैनर के टाइम पे स्कैन कर काम ही नहीं करता। तो हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स भी रेकमेंड किए जाते हैं, रेफ़र किए जाते हैं, जो कि बहुत यंग पेशेंट्स होते हैं, 17-18 ईयर्स ओल्ड, लेकिन ISSB में अपीयर होना होता है। वो आपको पता है कि मिलिट्री का बहुत टफ क्राइटेरिया है, तो ऐसे लोग मेडिकल में वो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि कहते हैं आपकी स्वेटिंग की वजह से। मगर आपने तो कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, तो जब बीमारी नहीं है तो फिर फेल क्यों हो जाता है? देखिए, बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपकी एक हाइट एक स्पेसिफिक हाइट से कम हो, आप बीमार नहीं, आप जितने मर्जी हेल्दी हो, बॉडी बिल्डर हो, लेकिन आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हाथ का पसीना भी रख दिया उसमें। एग्जैक्टली, उसकी रीजन ये है कि देखें आगे जाके आपने वेपन्स को हैंडल करना है, मशीनरी को हैंडल करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये उसकी रीजन बनती है। एक ब्रेक लेनी है, तो फिर उसके बाद हमने इसके सोल्यूशन के ऊपर बात करनी है, ठीक है? अच्छा, एक लास्ट जाते जाते फिर से भी मैं पूछ लूँ कि एंजाइटी भी मुझे लगता है इसका एक वन ऑफ द, बिकॉज जो एंजाइटी वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको भी इश्यूज होते हैं। इस पे भी बात कीजिएगा जरा ब्रेक के बाद, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, टेक अ ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे पास डॉक्टर मोहम्मद उस्मान मौजूद हैं, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, इसीलिए ये टॉपिक इनसे डिस्कस कर रहे हैं कि इतना पसीना जो है, जो नॉर्मल लोगों को आता है और वो ठीक है, या फिर जो एक्सेसिव एक्स्ट्रा पसीना आता है लोगों को, वो अब किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं और क्या ये सही है क्या नहीं। अच्छा, ये जो एंजाइटी की मैं बात कर रही थी ब्रेक से पहले, इसमें भी तो पेशेंट को बहुत पसीना आता है, माथे पे पसीना, पूरी बॉडी स्वेट करना शुरू हो जाती है। तो ये एंजाइटी वाले जितने भी लोग हैं, मैंने देखा है उनको ये इश्यूज़ रहते हैं। एग्जैक्टली, एंग्जाइटी इसके साथ कोरिलेट कर रही होती है। जब आपको एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, बेसिकली जब एंग्जाइटी में या तो ऐसे होता है कि आपके बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, या तो वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे
या समटाइम्स हाइपो एक्टिव यानी कि कम एक्टिव भी हो जाते हैं। अमूमन चांसेस यही होते हैं कि हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। तो इसी तरह आपका जो स्वेट ग्लैंड्स के फंक्शंस हैं वो भी ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं। तो अगर इसका इलाज करना है तो सिर्फ एंजाइटी का करना है या फिर इसका स्वेटिंग इलाज भी होगा और एंजाइटी का इलाज भी नहीं, होगा? बेसिकली उसमें डिपेंड ये करता है कि आपका रूट काज क्या है। अगर आपका मेजर रूट काज वो स्वेटिंग है तो पहले आप स्वेटिंग को कंट्रोल करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे और उसके साथ साथ एंजाइटी आपकी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। और अगर अपोजिंग फैक्टर है, एंजाइटी रूट कॉज है, तो पहले उसे ट्रीट करेंगे। अब हम इसके ट्रीटमेंट्स की तरफ आते हैं। मुझे बताइए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स जो है वो दस्तयाब है अभी? बेसिकली इसके जो सबसे इफेक्टिव और सेफ ट्रीटमेंट जा रहे हैं वो दो तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। एक बोटॉक्स इंजेक्शंस का ट्रीटमेंट है। अमूमन बोटॉक्स इंजेक्शंस हम आपकी हथेलियों में, पाँव के तलवों में या अंडर आर्म्स में इंजेक्ट कर देते हैं। 5 से 6 माह तक वो इफेक्टिव रहते हैं। अलबत्ता उतने अरसे के बाद वो दोबारा से री इंजेक्ट करने पड़ते हैं। दूसरे नंबर पे इसका जो सबसे सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट जा रहा है वो एंटोक्योर एंटोफ्रेसिस है। ये बेसिकली एक ऐसी थेरेपी है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है और इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। ये आपको खुद ही परफॉर्म करनी होती है। इसके लिए एक मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उस इक्विपमेंट को कहा जाता है एंटोक्योर एंटोफ्रेसिस। उसमें होता ये है कि सिंपल सा इक्विपमेंट है जिसके साथ 2 ट्रेज़ होती हैं और ट्रेज़ में पानी मौजूद होता है। आप उन ट्रेज़ में अपने हाथ रखेंगे, इक्विपमेंट जो है खुद ट्रीटमेंट करेगा 20 से 25 मिनट, और जब ये प्रोसेस आप 10 से 12 दफ़ा कर लेंगे तो आपके हाथ, पाँव, अंडर आर्म्स ड्राई हो जाएंगे। और उसके बाद आपको चूँकि एक कंडीशन और ये कितने अरसे तक चलता है? ये जब आप स्टार्ट लेंगे तो आपको एटलीस्ट 8 से 10 दफ़ा करना पड़ेगा, दिन में 1 दफ़ा। और जब आप 8 से 10 दिन जारी रखेंगे तो स्वेटिंग कंट्रोल हो जाएगी। और उसके बाद 1 से 2 हफ्ते के बाद 1 या 2 सेशंस रिपीट करना ज़रूरी होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया कि चूँकि एक जेनेटिक डिफेक्ट है, आपकी बॉडी की एक एबनॉर्मेलिटी है और परमानेंट क्योर अमूमन ऐसे इश्यूज़ का नहीं होता। तो ये मशीन जो है लोग खुद खरीद कर रख सकते हैं अपने पास या फिर ये एग्जैक्टली इसका ये बेसिकली एक सिंपल सा प्रोसीजर है और टोटली सेफ इक्विपमेंट है और सेफ थेरेपी है। पूरी दुनिया में चूँकि एक ऑनगोइंग थेरेपी है, सबसे बेहतर अप्रोच इसकी यही होती है कि आप कोई भी इक्विपमेंट अपने लिए ले सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस मैनुअल उसके साथ मौजूद होते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है? इसके साइड इफ़ेक्ट्स चूँकि देखें, ट्रीटमेंट का मकसद है आपको ड्राइनेस की तरफ लेके जाना। कुछ पेशेंट्स जो कि आपको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए, अगर उन्हें प्रॉपर फॉलो ना करें या उसकी इंटेंसिटी से ज़्यादा इंटेंसिटी पर ट्रीट करें या एक स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा यूज़ करें, तो डेफिनेटली चूँकि पर्पज़ है ड्राइनेस की तरफ लेके जाना, तो उन लोगों में एक्सेसिव ड्राइनेस ज़रूर आ सकती है। अलबत्ता ये एक माइनर सा ड्रॉबैक है, आप जब आप कोई मॉइस्चराइजर लोशन वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो भी रिकवर हो जाता है। लेकिन इसके अलावा इसका कोई भी मेजर या स्वेयर साइड इफ़ेक्ट या ड्रॉबैक नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा ये जो इंजेक्शंस होते हैं जो आप लोग लगाते हैं, जिसमें अंडर आर्म्स वगैरह पे, हाथों पे इंजेक्शंस लगाते हैं, तो ये कितने इंजेक्शन सपोज एक हथेली पाम पे आप लगाएंगे तो कितने को लगेंगे? ये बेसिकली इसमें वाइल्स होती हैं। आपके दोनों अंडर आर्म्स या दोनों हथेलियाँ जो हैं ये एक वाइल से कवर हो जाती हैं। तो कितने प्रिक होगा इसमें? इसमें प्रिक्स आप कहें कि ऑलमोस्ट 1-1 सेंटीमीटर के गैप से आपको प्रिक्स करने पड़ते हैं। तो ऑलमोस्ट आप कह लें कि दोनों हथेलियों पे कोई 50 से 70 प्रिक्स। तो नम क्रीम लगाते हैं आप लोग या इस प्रिक का पता नहीं चलता? ये पेनफुल है या विदाउट? नहीं, ये बेसिकली आप कहें कि इंसुलिन सिरिंज से लगाए जाते हैं। उसकी नीडल बहुत बारीक होती है और बहुत सुपरफिशियल इंजेक्शंस होते हैं, तो अमूमन पेशेंट्स को इतना बॉदर नहीं करते। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? डेफिनेटली इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न ये है, हाँ बिल्कुल, इसकी रीज़न ये है कि चूँकि केमिकल हैं, इंजेक्शंस हैं। बोटॉक्स सेम वही इंजेक्शन है जो आप रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए फोरहेड पे या अराउंड द आइज़ आप लगवाते हैं। और चूँकि इसका मकसद ये होता है कि आपकी मसल्स की एक्टिविटी को ये हिंडर करेगा, रोकेगा। तो सेम आपके पसीने को तो ये रोक रहा है, लेकिन जब आप हथेलियों पे लगाएंगे समटाइम्स ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी हथेलियाँ नम हो जाएं 1 से 2 हफ्ते के लिए, या आपकी ग्रिप वो थोड़ी सी वीक हो जाए। तो इसीलिए हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हम उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं कि आप एंटोक्योर एंटोफ्रेसिस थेरेपी की तरफ जाइए। उसकी रीज़न ये है कि सेफ्टी वाइज बहुत बेहतर है, इफ़ेक्टिवनेस तो उसकी है ही है, लेकिन उसमें आपको ना तो किसी किस्म की कोई नीडल की प्रिक्स होंगी, ना किसी किस्म की कोई पेन होगी, और जब तक आप अपना ट्रीटमेंट जारी रखेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। अच्छा, और अगर इसको छोड़ देते हैं तो फिर ये वापस, इसका ये कोई नहीं है कि सेटिंग्स हो रही हैं इसकी 6 महीने के बाद एक सेट और इसकी सेटिंग की है तो फिर ये ठीक हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ये कराते रहना है तो चलते रहना। हाँ बिल्कुल ऐसे, एस्थेटिक्स में सारा कुछ यही है। बिल्कुल ऐसे, जेनेटिक इशू है तो फिर आपको ट्रीटमेंट जारी रखना पड़ेगा। इसलिए बेहतर अप्रोच यही है पूरी दुनिया में कि पेशेंट्स किसी भी ब्रांड का एंटोफ्रेसिस इक्विपमेंट ले लेते हैं अपने यूज़ के लिए। इक्विपमेंट्स आपके लिए मल्टीपल
20 ईयर्स तक इफेक्टिव रहता है। अच्छा, चेहरे का जो पसीना है, जैसे माथे पे बहुत पसीना आ जाता है कुछ लोगों को, नाक पे तो तेल के पकौड़े चले जा सकते हैं, इतना तेल होता है, तो ये जो तेल वाला पसीना है पूरे मुंह पे चमक रहा होता है, शाइन कर रहा होता है, इसका क्या करना है, ये कैसे ठीक होता है? देखिए, ये भी हाइपरहाइड्रोसिस की ही कैटेगरी में आता है। जिस तरह हमने पहले 3 बॉडी मूंछों के ऊपर, जी जी, है ना, और कुछ लोगों के जैसे लड़कियां जिनके मूंछें ही नहीं है तो अपर लिप पे बहुत आता है। बिल्कुल ऐसे। एक उसकी रीज़न ये भी बनती है कि उन लोगों में जो आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन रेट है वो ज़्यादा एग्जैजरेटेड होता है, ज़्यादा फास्ट होता है, और अमूमन ये लोग जब खाना वगैरह खा रहे होते हैं तो उस वक्त उन्हें फेस पे स्वेटिंग मज़ीद स्टार्ट हो जाती है। खाने के टाइम पे क्यों? उसकी रीज़न ये बनती है कि आपके मसल्स एक्टिव हो रहे हैं, आप मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह से, उस टेंशन की वजह से वहाँ पे स्वेटिंग इंक्रीज़ हो जाती है। और अमूमन इसका ट्रीटमेंट भी फिर बोटॉक्स की हेल्प से किया जाता है, जो आपके फेस के जो एरियाज टारगेट किए जाते हैं। तो ये बोटॉक्स जो है ये रोक देता है स्वेटिंग फेस की? एग्जैक्टली हाँ जी, ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स तक, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक इफेक्टिव रहता है। यही वाला बोटॉक्स जो आप लोग हाथ में लगाते हैं? हाँ एग्जैक्टली। या दूसरा वाला जो मसल रिलैक्सिंग के लिए लगाते हैं? बोटॉक्स एक ही है, वो चाहे आप मसल रिलैक्सिंग के लिए यूज़ कर लें, रिंकल्स के लिए यूज़ कर लें, मेडिसिन एक ही है, स्वेट कंट्रोल, एग्जैक्टली उसका जो पीछे फार्मूला है, जो चीज़ या जो वाइल्स यूज़ हो रही हैं वो सेम प्रोडक्ट। ये हाथ में भी जो आप लगा रहे थे वही बोटॉक्स है जो मसल रिलैक्सिंग के लिए लगाते हैं? बेसिकली बोटॉक्स के जो है ना वो मल्टीपल फंक्शंस हैं, तो वो जो जिस पर्पस के लिए हमें चाहिए होता है उसके लिए इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए हम हाथों पे रिकमेंड करते हैं कि आप बोटॉक्स की बजाय आप आइंटोक्योर इंटरफेसिस थेरेपी की तरफ जाइए, क्योंकि उसके रिजल्ट्स जो हैं यहाँ पे बेहतर रह जाएंगे। और जो आपके फेस है, फेस के लिए हम अमूमन रिकमेंड करते हैं कि आप बोटॉक्स की तरफ चले जाएँ, क्योंकि फेस पे ये ट्रीटमेंट करना, आइंटोफेसिस का ट्रीटमेंट कदरे मुश्किल है। आप फेस पे मास्क लगाएंगे, 15 से 20 मिनट रखेंगे तो वो थोड़ा सा जो है ना पेशेंट्स उसमें हेजिटेट करते हैं, तो फेस के लिए बोटॉक्स बेहतर रहता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने हमें। जिन लोगों को पसीने का मसला है, जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग इश्यूज़ चल रहे हैं, वो अपने 2 तरीके से इलाज करवा सकते हैं। कुछ तो मैंने आपको हर्बल कुछ ऐसे ख़ानदानी नुस्खे भी बता दिए थे साथ साथ, और कुछ डॉक्टर साहब ने यहाँ पर लेटेस्ट टेक्निक्स जो हैं वो बताई हैं आपके सामने, तो उन लेटेस्ट टेक्निक्स को भी यूज़ करके आप अपना पसीना जो है रोक सकते हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जी, वेलकम बैक नाज़रीन। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो ये है मेहमानों के हवाले से। मेहमान नवाजी किस तरीके से की जाए। हमारे घर में अक्सर लोग आते हैं, किसको कितना टाइम देना है, कितनी अहमियत देनी है, कितनी इम्पोर्टेंस और किस तरीके से आपने उनको सामने खाना सर्व करना है, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना, क्या लंच, क्या डिनर, कुछ भी कुछ लोग आपके घर में ज़्यादा दिन के लिए रहने भी आ जाते हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करना है आपने। ठीक है, तो ये मेहमान नवाजी जो है ना एक बहुत बड़ी आर्ट है। बहुत कम ख़वातीन जो हैं उनको ये आर्ट आता है। मोस्टली ऐसा होता है कि मेहमान आपके घर पे आते हैं रहने के लिए और आपसे नाराज़ होकर चले जाते हैं, ये शिकवा करते हैं कि यार हमें सही से जो है ना नाश्ता नहीं मिला, हमें सबसे लेट नाश्ता मिला, हमें तो किसी ने चाय को भी नहीं पूछा नाश्ते में, हम तो 2-3 बार बोल चुके थे हमें चाय बना दो तो हमें किसी ने चाय नहीं बना के दी। छोटी छोटी बातों पे मुंह बना के बैठ जाते हैं। या फिर अगर खाने में मिर्चें थी तो उन्होंने कह दिया कि हम ये नहीं खाएंगे तो आप हमें कुछ और अंडा तल दें, कोई ऑमलेट बना दें या कोई सैलड बना दें, तो उन्होंने बना के नहीं दिया, या कुछ बाहर से मंगवा के नहीं दिया तो गुस्सा कर जाएंगे कि भाई हमारे लिए कुछ बाहर से भी तो ऑर्डर कर सकते थे, नहीं कि हमारे घर आके ठहरते हैं तो हम इनके बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, रातों को मिडनाइट वो जो डील्स होती हैं वो ऑर्डर करते हैं, ड्राइव पे लेके जाते हैं, जूस पिलाते हैं, कितना टाइम देते हैं और हम इनके घर में रहने के लिए है तो फिर इन्होंने हमें वक्त नहीं दिया। सही बात है, वैसे वक्त जो है आज के दौर की दौलत है, अगर आप किसी को भी दे दें तो ये आपकी मुखलिसी है, आपका प्यार है, आपकी दौलत है, यही सब कुछ है। तो मेहमान जब आए उसके साथ बैठे हैं, ज़रा टाइम दें, सबसे पहले उसको टाइम चाहिए। जब आपका टाइम और कंपनी उसको मिल जाए, मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना अहमियत नहीं रखती, मगर हम इन चीज़ों पर लड़ रहे हैं। तो अब इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। ठीक है हमारे पास ज़रा एक ऐसी फील्ड से जो कि हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट, मगर अल्लाह ताला ने उनको इन सारे जो है ना काम से नवाजा है कि शी हैव दैट टैलेंट एज़ वेल, कि वो ये हमें अच्छी तरीके से एलैबोरेट कर सकेंगी कि जब हमारे घर में कोई भी गेस्ट रहने के लिए आ गया है, कोई भी मेहमान आ गए, रिश्तेदार आ गए, तो अब हमने उनको किस तरीके से झेलना है या बाई से रहमत समझना है, और अगर हमने डील करना है तो कैसे। लेट्स टॉक। अरीज
जी ऐसी है डॉक्टर साहिबा। यू आर लुकिंग अमेजिंगली प्रिटी, ओह माय गॉड। थैंक यू। यही होना चाहिए जब कोई मेहमान आए तो उसके साथ बैठ के थोड़ा उसको तारीफ भी कर देना चाहिए, और वाकई हाँ। झूठी नहीं, दिल से कर दो यार, क्या चला जाता है। नहीं, वैसे मेरे ख्याल में तारीफ करने में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं जाता, चाहे आप हाँ। झूठी करें चाहे सच्ची करें। वैसे भी तारीफ हाँ। उस खुदा की जिसने हमें हाँ, बनाया, बिल्कुल। कर तो दो अगर तारीफ। कोई छोटी सी किसी चीज से खुश हो जाता है तो क्या मसला है। हाँ यार, मेरा खुशी, नहीं ख्याल। खुशी, हाँ, हाँ। खुशी बांटनी चाहिए in any खुशी case। बांटनी चाहिए, हाँ। हाँ, एक होता है कि बांटनी भी चाहिए और कुछ होता है कि आप थोड़ी लेते भी रहे। बस हाँ। कुछ लोग तो होते हैं ना, बताओ जो ना, कभी खुश नहीं होते। हाँ, कब जाना, कब है, कब घर डिस्टर्ब हो रहा होगा ना सब कुछ, कब चली जाओगी, मतलब नहीं वैसे हमारा दिल तो नहीं कर रहा, मगर फिर भी वैसे जी कब जाना है? अच्छा, मैं तो सोच रही थी घर वालों को इधर ही बुला लूं। क्यों? नहीं, वो मुझे लग रहा था मुझे मिस कर रहे होंगे, तो आई थॉट कि उनको भी इधर ही बुला लूं, तो अच्छा, आपके मैं साथ भी तो- कंपनी हो जाएगी। और हाँ, मगर पता है, मैं कहीं चली जाऊँ ना तो मेरे साथ बड़ा मसला होता है, मैं अपना बेड बहुत मिस करती हूँ। तुम्हारे साथ भी यही होता है ना? नहीं, मैं हर जगह बहुत आराम से एडजस्ट कर लेती हूँ। मेरा ब्रॉटअप ऐसे ही हुआ है कि जहाँ पर भी आप, मुझे हर जगह नींद आ जाती है, मेरा कोई इशू नहीं है। अच्छा, मुझे मैं आपके बेड पे भी सो सकती हूँ। मेरे बेड पे भी सो, मगर मेरे बेड पे ना, अच्छा वो मेरे बेड पे मेरी बेटी सोती है ना, वो मैं उनके, आप दोनों के बीच में भी सो सकती हूँ। वो तो एंटी क्लॉकवाइज सोती है, 2-3 ठुड्डा वो साथ-साथ घूमती रहो। साथ घूमती रहोगी, इतना वेलापन, इतनी वेली, मगर वो बड़े टैलेंट होना ठुड्डे मारती है चाहिए, यार। टैलेंट होना चाहिए। सोने के लिए भी टैलेंट चाहिए होता है यार, ठुड्डे मारेगी वो, अजीब तरीके से सोती है। अच्छा, हाँ, और रात को उल्टी भी कर देती है। कोई बात नहीं, इससे क्या होता है, ये नॉर्मल है। हम डॉक्टर्स के लिए उल्टी वगैरह क्या मतलब, कोई मायने नहीं रखती। अच्छा, हाँ, इससे क्या है। यार तुम बड़ा दिल है तुम्हारा, वैसे बड़ी बात है यार, अपने बच्चों के अलावा भी दूसरे बच्चों से प्यार करती है। बच्चे, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। तो अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं सोती हो? उनके साथ मैं चाहती हूँ उनसे और लोग प्यार करें। ओके, गुड उनको मैं, आइडिया। और देखिए बॉन्ड बनने चाहिए ना। हाँ। मेरे साथ तो उनका ऑलरेडी है, ठीक है, अब मेरा आपके बच्चे के साथ बॉन्ड बनेगा, मेरे बच्चों के साथ आप बॉन्ड बना लें, आप उनके साथ सो जाए। हाय, सही कितनी कैसा है ना, मैं प्यार तुम्हारे- मोहब्बत बटेगी। मगर मैं तुम्हारे घर जाके सो नहीं सकती, वो दूर पड़ेगा मेरे ऑफिस से ना, इसीलिए। इसीलिए तो मैं आ रही हूँ। हाँ, इसीलिए तो तुम्हारा क्लिनिक भी तो दूर है ना मेरे घर से, कोई बहुत बात नहीं। मुश्किल भी हो रही है ना रेस्ट तो लेनी चाहिए ना, जिंदगी में अच्छा। रेस्ट जरूरी होती है। अच्छा, ये जो तुमने जोड़ा लिया है ना, ये मुझे तुमने वापस करना है, वो मेरे है किसी पीआर का है, मुझे वापस करना है ये। लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि ये मैंने गिफ्ट किया है। वो तो मैंने तो अपने सारे ससुराल में बता दिया। भूल गया था, एक जैसे कलर के लेकिन दो अब मैं उन्हें कैसे कहूंगी। अच्छा। कोई बात नहीं, आपको तो और मिल जाएंगे, इससे क्या है। चलो, आप तो पेमेंट कर दीजिएगा। हाँ, अच्छा आज मैंने जाना है शॉपिंग पे, तुमने भी मुझे एक दिला के देना है। अच्छा, और कार्ड मुझे लग रहा है मैं घर भूल आई। मेरा ख्याल है कार्ड घर रह गया। यार ये इसीलिए बंदे रिश्तेदारों से, वो वीडियो देखी है तुमने, रिश्तेदारों का जहाँ नाम आए मुझे पसंद ही नहीं, जहाँ पे कोई रिश्तेदार का नाम आए मुझे पसंद ही नहीं। वो देखिए कितनी वायरल चल रही है, इसी वजह से चली यार। ये मैंने देखा, ये गिव एंड टेक है इसका मतलब। हाँ, मैंने अभी definitely। आपसे बात करके इस बात का अंदाजा लगाया है, इट्स अ गिव एंड टेक। Definitely। तो ये जो मेहमान भी, जैसे अभी आप मुझे तंग कर रही थी मेरे घर घुस के, तो आप मेरे बिस्तर तक पे यार ये जो मेहमान भी इरिटेट करते हैं ना, अलमारी से कपड़े निकाल लेना, बिना पूछे फ्रिज खोल के 10 बार उन। अच्छा, सबसे ज्यादा गुस्सा ये कि अगर कोई मेहमान आ जाता है रहने के लिए, उनके बच्चे जितनी बार फ्रिज खोलते हैं ना, और आधा खुला भी छोड़ देते हैं। अच्छा, मेरे साथ उल्टा है, जब मेरे घर में आप मेहमान आते हैं ना, मेरे अपने बच्चे पागल हो जाते हैं। अच्छा, अपने, हाँ मेरे कुछ नहीं सुनते। हाँ। और वो हरकत करते हैं कि इंसान कहते अच्छा मेरे बच्चे ये हरकत करता है। हाँ। मतलब वो तो बेचारे कुछ करें या ना करें, वो तो बात की बात है ना। हाँ। अब जब आपके अपने बच्चे शुरू हो गए हैं तो आप किसी को क्या कहेंगे। अपने बच्चे साथ क्यों देते हैं? साथ वो तो मेरे ख्याल सारे रास्ते दिखाते हैं, यही बताते हैं ये चीज वहां है, वो चीज वहां है। अच्छा, जूस के डब्बे खाली, जानबूझ के जो आपने चीज छुपाई होगी ना वो ढूंढ मामा, और सामने मेहमान के वो जो पड़ा हुआ है वो हम ले लें। हाँ, देखो खास तौर पे बच्चों को बताते हैं ये कपड़ा हमने फलानी घर जाना है, उसकी बर्थडे पे, तुम्हारी किसी इनॉग्रेशन में ये पहनना है, जानबूझ के उसी दिन पहन लेंगे, उसको पहना देंगे। भाई क्यों, जब तुम्हें नहीं पहनाया तुम्हारी माँ ने, तुमने उन बच्चों को पहना दिया। वाकई ये बच्चे जो है ना, जब बच्चे खास तौर पे हो जाते हैं, एक बच्चे दूसरे आपके जो मुलाजिम होते हैं। अच्छा, मेरा तो खैर ना अभी कुछ दिन पहले गेस्ट आए, तो मेरा कुक मुझे कहता है पाजी आप मेरे से पूछ तो लेती, मेरा तो रेस्ट का मूड था, मैं खाना बनाना भी चाह रहा था कि नहीं। मैंने एकदम जाके अपने हस्बैंड का, मैंने कहा ये तो मेरे जहन में नहीं है ये भी करना। मतलब मैंने इससे पहले परमिशन लेनी थी कि मेहमान आ जाए या नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारा मिजाज ठीक है, वो आ सकते हैं, तुम इस पोजीशन में हो के कुछ बना लोगे। मतलब बच्चों ने फ्राइज का कहता है मैं रेस्ट कर रहा हूँ,
है ये मेरे रेस्ट का टाइम है। मैंने कहा ऐसा होना चाहिए बंदा। अच्छा, मेरे घर में डिफरेंट है। मेरे घर में कुछ, अब हर घर की अपनी सिचुएशन, हाँ। आपकी ऐसी है। मेरे घर का जो स्टाफ है ना, अगर मेरे घर कोई मेहमान आ जाए वो उन्हीं का हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं उनके स्टाफ से अपनी को रिक्वेस्ट करने लगी हूँ कि एक चाय मुझे भी मिल जाएगी। मुझे उन्हीं के आले दवाले घूमते रहेंगे, उन्हीं के आले दवाले। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है भाई। मैं कहती हूँ कि तुम्हें को टिपशिप मैं ही तनख्वाह देती हूँ भाई, इधर भी आ जाओ। अच्छा, मैं खैर मेहमानों के साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ। एक तो खैर मेरी तो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ज्यादा बनती है। हाँ। मैं उन चंद अजीब मखलूकात में से हूँ जिनकी सबसे ज्यादा अपनी ससुराल वालों के साथ, यानी मेरे घर में ईद तब होती है जब मेरी नंदे या मेरे देवर आ जाएं। अरे वाह। मतलब वो मेरे लिए बेस्ट डेज होते हैं। मेरे बच्चे तो खैर जो एंजॉय करते हैं सो करते हैं, मतलब हमारी लिटरली ऐसा होता है क्योंकि उनकी फूफो के साथ उनकी इतनी बनती है, तो मुझे होता है कि मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, मैंने बातें करनी है, वो अपनी तरफ मुंह खींच रहे होते हैं कि मेरी बातें सुने। हमारी लिटरली ऐसे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। और मतलब मेरे हस्बैंड सबसे ज्यादा उस बेचारे मासूम होते हैं। हाँ। उनको बिल्कुल कोई मुंह नहीं लगा रहा होता उस दौरान। उनको आप बैठे हुए भी सामने कह रहे थे हुआ यू, ये वो सिचुएशन हो असल में जाती होता है। ये कि हमने उनकी चुगलियां करनी होती है, और बाज़ हम इतने जज्बाती हुए होते हैं कि पीछे खड़े होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। अच्छा, वो भी इतने आदी हो गए, अब वो भी चुप करके गुजर जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगी हुई है। अच्छा अली, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमने आपसे ये पूछना है कि वो मेहमान जो बिन बुलाए आ जाते हैं और ख़ास तौर पे लेट नाइट आ जाते हैं, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मेहमानों के ऊपर बात कर रहे हैं जो बाइस रहमत भी होते हैं और कुछ बाइस ज़हमत भी बन जाते हैं। तो हम उन मेहमानों के लिए बात कर रहे हैं और आपको कुछ समझाने की कोशिश करें कि अगर आप किसी के घर पे जाएं तो आप अपना टाइम पीरियड चीज़ें, कभी कभी आपको इतना मज़ा आ रहा होता है आप उठते ही नहीं है। अब उस घर में कोई ऐसे बीमार भी होते हैं, कोई बुज़ुर्ग भी होते हैं, हम ये ख्याल नहीं करते कि भाई अगर ये बीमार है, इनकी दवाई का टाइम होगा, इनको सोना होगा, इनके घर में शोर मचाया हुआ है, इनको हमने बैठक लगा के हम बैठ गए, इनकी अपनी रूटीन है, इनके बच्चों को सुबह स्कूल जाना है। ख़ास तौर पे देख लीजिए जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनको स्कूल जाना है, जिनकी वाइफ भी और मियाँ भी अगर जॉब करते हैं, तो आप उनके घर में मिलने जाएँ तो आपकी टाइमिंग थोड़ी अप्रोप्रिएट हो। और अगर आप उठने की जो टाइमिंग है ना वो भी अप्रोप्रिएट हो। ये नहीं कि आप रात के 1:30 बजे उठ रहे हैं और उनकी बेचारी की ज़िंदगी ख़राब करके उनकी नींद, क्योंकि आपने जब उठना है तो उन्हें पांडे शांडे धोने, 1 बजे आप उठेंगे तो फिर वो पांडे धोते, सफाई करते, चीज़ें समेटते समूटते तो उनको तो 3 बज जाने, फिर वो सुबह क्या काम पे जाएंगे। ये ज़रा ध्यान रखा करें। इसलिए बाइस ज़हमत बन जाते हैं कुछ लोग, वो लोग जो बिन बुलाए आते हैं और आपके घर में आके ढाबा बोल देते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। उन मेहमानों के लिए क्या कहेंगे, आते भी लेट टाइम पे? अच्छा खैर, मैं क्योंकि ज़ाहिर अपने काम के ऊपर होती हूँ तो इस तरह की कोई जरूरत करता नहीं है। उन्हें पता है कि हाँ मतलब होंगी नहीं है उस तरह। और आधी रात वाला सीन लाइक शायद जिन लोगों के साथ होता होगा डेफिनेटली। अच्छा, मेरा मानना ये है कि अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो फिर आपको देखें, या तो आपने भी उनको ऐसे ही वेलकम किया हो तो फिर तो आप डिजर्व करते हैं ना। दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपने जो देना है वो वापस लेना है, ठीक है। आप अगर किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो आपके पास रिटर्न होके आ जाएगा, आप नहीं करेंगे जिस तरह का आप करेंगे वो आपके पास डबल होके आ जाएगा। अगर आपने किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जब वो गया था तो आपके साथ वही चीज़ वापस आनी है। आधी रात वाले मेहमान कभी कभी हाँ ऐसा होता है कि मेरे साथ एक आध दफ़ा बस ऐसा हुआ कि बहुत आधी रात को मेहमान आए और उसके बाद क्योंकि वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है ना कि उसको खाना वगैरह अरेंज करना, और फिर ये जब आपको ये भी आइडिया होता है कि अच्छा ये हैं भी खाने के मूड में और उस वक्त आपका स्टाफ भी सो चुका हुआ है, अब आप उनको तो नहीं उठा सकते क्योंकि मेहमान तो आपके हैं। तो उनका तो वो तो जी बाजी मेरे तो सोने का टाइम है ना, सॉरी मैं नहीं उठ सकता। उसमें फिर अब आपने करना है सब कुछ। और आधी रात को डेफिनेटली हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पर तो सब बंद होता है रात को 10-11 बजे के बाद, उसके बाद नहीं मिलता। अब वो फिर आपने जो करना है वो खुद करना है। तो वो 1-2 दफ़ा मेरे लिए काफ़ी एक मुश्किल एक इम्तिहान था। और मेरे हस्बैंड को भी वैसे ही होता है कि, और मैं खुद भी ऐसी हूँ कि एक आधी डिश तो हमें वैसे ही नहीं लगता कि हमें लगता है कि बहुत कम है। चाहे ये कि हम किसी के घर जाएं वो हमें पूछे ना पूछे, हम उस चीज़ को जहन में नहीं रखते। हमारा ये होता है कि हमारे घर कोई भी मेहमान आया है तो कम से कम 4 से 5 डिशेस होनी ही चाहिए, ये हमारा कम से कम होता है। और उसके ऊपर जो कुछ भी हो, और वो फिर भी हमारी तसल्ली नहीं हो रही होती। तो मुझे वो बस एक होता है कि हाँ रहने वाला जहाँ तक है आई डोंट माइंड अगर मैं घर पर नहीं हूँ और आप मेरे बच्चों के साथ रहना चाह रहे, क्योंकि मैं अपनी डेफिनेटली वो स्केड्यूल नहीं डिस्टर्ब कर सकती। कभी मैं कर सकती हूँ लेकिन हमेशा मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। मेरी अपने इन-लॉज का सबसे अच्छा बनती ही इसीलिए ज़्यादा कि वो मतलब वो हर चीज़ को समझते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा अगर ये काम कर रही है तो उन्होंने कभी मुझे बॉदर नहीं किया। और वो कभी भी एक होता है ना कि फजूल में बर्डन डालना कि अच्छा या फरमाइशें करना। तो आपके अपने मैके वालों से क्यों नहीं बनती?
मेकअप वाले मेरे यहाँ है ही नहीं, कहाँ है? वो बाहर होते हैं। हाँ, वो असल में वो मेरे ऐसे, मेरा बिल्कुल उल्टा, मुझे लगता है वो मेरे ससुराल वाले हैं, ये मेरे मेकअप वाले। अच्छा, क्योंकि जब जाहिर है उन्होंने आना है, बाहर से आना है, तो वो उनको वो होता है कि आप पूरे दिन छुट्टी करें, और यानी कि जितने भी दिन वो यहाँ पर रह रहे हैं पूरा टाइम दें, घुमाए फिराएं, खाने, जाहिर है कि उनको वहाँ बाहर वो नहीं मिल रहे होते, तो एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, तो वो, और फिर उनके लिए वो जो क्लीननेस का एक लेवल होता है वो घर में क्रिएट करना कि हाँ जी अब हर चीज़ डिसइंफेक्टेड हो, कोई मच्छर ना अंदर आए, मक्खी ना अंदर आए। अच्छा, मेरे ना जो सबसे बड़े भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा मच्छरों से होता है। हाँ। अच्छा, वो जब एक दफ़ा आए तो उन्होंने इतने मच्छर मारे कि पहले नहीं आते थे हमारे घर में मच्छर। उसके बाद जब वो दोबारा आए ना तो कहते यार ये मच्छर कुछ ज़्यादा नहीं हो गए। मैंने कहा ये जो आप इनके ख़ानदान के पहले का बहुत अजदाद मार के गए ना, मैंने कहा ये बदला लेने हमसे आते हैं। अच्छा, आपने इतना को मारा है उन्हें। अच्छा, मेरी बात सुने, मोस्टली जो मैं घर देखती हूँ उधर ये होता है कि जो उनके मैके वाले जो होते हैं जाते हैं तो लड़की बड़ी खिदमत करती है, आओ भगत करती है, बड़ा अच्छा काम करती है, खिलाना पिलाना, सफाई, आगे पीछे। जैसे ही उसके ससुराल वाले आ जाए तो सर पे कपड़ा कस के तो ऐसे बैठ जाती है, अरे मेरे सर में दर्द हो रही है। अच्छा, वो पता है क्या वजह होती है? मुझे लगता है कि वो ससुराल वालों की जो बेजा इंटरफेरेंसेस है ना, कि आपके मामलात के अंदर दखल देना, या ऑल्दो लाइक मैं उन चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं फेस करी, लेकिन ज़ाहिर है मेरे पास पेशेंट्स बहुत आते हैं, वो अपनी बातें शेयर। ससुराल वाले जब रहने के लिए आते हैं मोस्टली तो सबसे पहले ना लड़के को देखने के बाद कहते हैं हाय मेरा बेटा बड़ा कमज़ोर हो गया है, इतना कमज़ोर क्यों कर दिया मेरे बेटे को, कुछ खिलाती पिलाती क्यों नहीं हो। सबसे ज़्यादा शिकायत औरतों को इस बात पे कि मैं सारा दिन इसके कपड़े धोती हूँ, इस आदमी के, मैं इसके खाने पकाती हूँ, ठीक है, मैं इसके बच्चों को देखती हूँ, मैं इसके घर की सफाई करती हूँ, मैं काम वाली के भी पैसे बचा के तो मैं खुद सारा दिन लगी रहती हूँ। तो इसकी अम्मी आती है तो उसकी बहनें आती हैं तो आते के साथ ही कहती हैं हाय भाई कमज़ोर हो गए आप। फिर फ़ौरन भाभी कमज़ोर क्यों हो गए भाई, क्या हो जाए, क्यों? तो कमज़ोर करने वाली मतलब तो सबसे पहले देखिए उन लोगों की भी बातें करते हैं हम आज, ज़रा ज़रूरी है। उन लड़कियों पे उस वक्त कितना ट्रॉमा होता होगा यार, कितनी तकलीफ होती होगी। तो बाहर से घर आती है, सब कुछ देखती है, बच्चे पैदा करती है, उन औरतों को सबसे बड़ा ट्रॉमा एंजाइटी इसी चीज़ की होती है यार। नहीं, ये वाकई आपको देखिए एक पहली बात ये है कि अगर उसके शौहर को एतराज़ नहीं है, वो आपसे कोई कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, लेट देम बी हैप्पी। अगर वो खुश है तो खुश रहने दे भाई। आपको अगर वो आपका वक्त था, आपने पाल पोस के बड़ा कर दिया, या तो फिर पल्लू से बांध के रखती हैं, आप शादी ना करती हैं उसकी, ठीक है। अब ये कि उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें। आपने जिस तरह की गुजारनी थी, अपने शौहर का ख्याल रखना रख लिया, नंद को भी अल्लाह ने उसका शौहर दिया, ठीक है, वो उसका ख्याल कर ले। अब उसके बाद आपकी भाभी है, आप अपनी मर्जी से लेकर आए हैं, इतने लोगों में ब्याह के लेकर आए हैं, अब वो जैसी भी है उसको उसका घर चलाने दें। मेरा नहीं ख्याल है कि आपको उसके अंदर इंटरफेरेंस इतनी करनी चाहिए कि अगला इसे, और होता भी अक्सर मैंने देखा है कि ख़वातीन जिस चीज़ पे ज़िद हो रही होती हैं वो यही होता है। मेरे पास लिटरली ऐसी ख़वातीन आती हैं जो आके मुझे ये बताती हैं कि उनके हस्बैंड बाहर से आते हैं, यानी कि वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं होते, और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी सासें थ्रू आउट जितना टाइम उन्होंने यहाँ रहना होता है उनको अपने साथ सुलाती हैं। आप सोचें उस औरत को, जी, बेटे को, यानी कि माँ जो है लड़के की, नहीं समझ नहीं आया, लड़का बाहर होता है तो लड़का बाहर होता है या लड़के को साथ? नहीं 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 नहीं, लड़का बाहर से आया ना पाकिस्तान छुट्टी पे आ गया, ठीक है, तो वो अपने बेटे को अपने साथ सुला रही है। जितनी देर वो छुट्टी पे वो उसको अपने साथ सुला। तो बीवी किसके साथ सोएगी? जैसे पहले सो रही थी, वो तो शादी से पहले सो रही थी। मैं इतनी देर अपने पुत्र के बगैर गुजारी है लिटरली, और ये मैं आपको सीरियसली सच्ची बात बता रही हूँ। तो ऐसी औरतें बीवी के बीच में भी लेट के सो जाती होंगी। ये भी एक है ऐसा सिलसिला। ऐसा भी सिलसिला? ऐसी भी एक बंदी को मैं जानती हूँ, आते हैं लिटरली ऐसे पेशेंट लिटरली हैं। और मैं बहुत लोगों की साइकी पे इतनी हैरान होती हूँ, फिर मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों से मुझे महफूज रखा हुआ है। लेकिन जब आप लोगों की बातें सुनते हैं ना तो आपको समझ आती है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। और भी ससुराल रहने आ गई है, ठीक है, सारे रिश्तेदार अब इन्हीं के बैठे हुए, ससुराली और दूर दूर के इधर उधर के, ठीक है, मैके का कोई नहीं है, लड़की को बैठ के फौरन जलील करेंगे। मेरे बेटे का तो ये रिश्ता भी था, ये जो आई है ना, ये जो मिलके गई थी अभी, इनकी बेटी, वे पागल थे मेरी बेटे के साथ शादी करवाने की अपनी बेटी, मगर मेरे बेटे को तुम पसंद आ गई थी तो फिर हमने, वो तो गाड़ी भी दे रहे थे, वो तो उन्होंने कहा था बिजनेस में भी पैसा लगाएंगे तो बाहर भी भेज रहे थे सब। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ यहाँ फिस रहा है, यहाँ है क्या बताओ। अक्सर ख़वातीन ये आके बताती हैं कि हम जिस वक्त सारे ससुराल वाले बैठे होंगे या बाहर से लोग आए होंगे तो शौहर तब टॉन्ट करना शुरू कर देंगे, इवन शौहर भी, कि मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे बीवी का सबके सामने, मेहमानों के सामने। वो ये कहती पता नहीं मेरा शौहर पागल हो जाता
कहती है मतलब लिटरली ऐसे ऐसे मजाक वो मेरा करेगा और मजाक उड़ाएगा कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि मतलब ये वही इंसान है। और कहती जैसे ही मेहमान जाएंगे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, कहेगा मैं मजाक कर रहा था। लेकिन कहती वही किसी बात का अगर आप जवाब दे दो एट दी स्पॉट तो फिर उनके मुंह बने रहेंगे महीना महीना 2-2 महीना के, जी तुमने मुझे मेरे घर वालों के सामने जलील कर दिया। तो आप देखिए हर बंदे की इज्जत है, आप उसकी रखेंगे तो वो आपकी रखेगा, अगर आप उसकी नहीं रखेंगे तो वो आपकी क्यों रखेगा। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया रीज, बड़े अच्छे टॉपिक को आज हमने थोड़ा सा एक्ट करके, ड्रामा करके भी, और ये स्पॉन्टेनियस था जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। और मुझे लगता है इससे भी आपको बहुत लर्निंग एक लेसन मिल गया होगा कि किस तरीके से आप अपने मेहमानों को डील करें और उनके साथ कैसा सलूक करें। बस खुदारा मैं ये कहूँगी कि रिश्ते कायम रहें, और ये जो रिश्ते हैं जिनसे ख़त्म नहीं की जा सकती, वो जो कता ताल्लुक़ नहीं हो सकता, तो उनके साथ बिगाड़े भी मत, मगर यही है कि थोड़ा सा रखें। टेक अवे। बुजुर्ग अफराद में तन्हाई का सबब क्या बनता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मोस्टली जो ओल्ड एज में लोग आ जाते हैं तो वो ना अकेले रह जाते हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, अपने बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, अपनी भागदौड़ में लगे रहते हैं। एंड में जब रिटायर्ड हो जाते हैं, बच्चों को अपनी जायदादें जो है ना उनके नाम कर देते हैं, ठीक है, सब कुछ फ्री हो जाते हैं। अब देखिए एक लाइफ जो पीछे उनकी गुजरती है उसमें वो सिर्फ काम कर रहे होते हैं, उनका जो सर्कल है वो काम की आदत लग जाती है, ऑफिस में दोस्त बने होते हैं, ठीक है, और उठना बैठना आपका टाइम जो है वो इजीली इसी तरह से गुजर रहा होता है। अब काम करने वाले आदमी को जब एकदम से वेला बिठा देते हैं, चाहे उसकी बीमारी की वजह से, उसकी सेहत की वजह से, या उसके मेंटल इश्यूज़ की वजह से, घरेलू इश्यूज़ की वजह से, या कोई भी क्राइसिस की वजह से, तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उस टाइम पे ना ओल्ड एज में, क्योंकि औलाद भी कुछ बन रही होती है, काम कर रही होती है, अपनी दुनिया बना रही होती है, सजा रही होती है, सोसाइटी को फेस कर रही होती है, तो वो भी ना बिज़ी होती है। तो ये जो बूढ़े मियाँ या बीवी जो होते हैं ना, वो बेचारे बिल्कुल किनारे में अकेले हो जाते हैं। और इन दोनों में से भी कोई एक ना, अल्लाह ना करे, कोई एक फौत हो जाए या अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो फिर जो दूसरे के ऊपर, जो दूसरा पार्टनर है ना, उसके ऊपर गुजरती है ना, वो बस अल्लाह ही जानता है। बड़ा पेनफुल है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक मेरे बहुत जानने वाले हैं, बहुत प्यारे, मैं जस्ट लाइक माय फादर, यू नो, मैं उनको हमेशा ही कहती हूँ। यहाँ पे हमारे लाहौर में होते, जब हम लाहौर शिफ्ट भी हुए थे मेरी शादी के बाद, तो उन्होंने हमें पूरे लाहौर में इंट्रोड्यूस करवाया था, सोशल सर्कल इंट्रोड्यूस करवाया, उठना बैठना सब कुछ सबसे मिलवाया। तो मैं कल काफ़ी टाइम के बाद उनसे मिलने के लिए गई, और मैंने कल उनको देखा कि जो इतने एक्टिव थे, सुपर एक्टिव थे, जिन्होंने हमें पूरे लाहौर में इंट्रोड्यूस करवाया था, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो वो अभी बीमार हैं और वो ये कह रहे थे कि मैं उठ भी नहीं सकता, मुझे नहलाने के लिए भी एक बंदा है, मुझे खिलाने के लिए भी एक बंदा है, और एक बेटी ने मुझे रखा हुआ, वो मेरा लुक आफ्टर करती है, सारा कुछ देखती है, और एक बेटी ने जो मेरी बेगम है उनको रखा हुआ है, वो उनको लुक आफ्टर करती है। तो मुझे ना बड़ा दर्द फील हुआ, तकलीफ़ फील हुई कि जो बुढ़ापा है वो बड़ा अकेला कर देता है यार इंसान को। वो अकेले बैठे हुए थे बेसमेंट में, टीवी देख रहे थे, वो ये कहते हैं बस मेरा जो सिस्टम है वो यही है, कमरा कमरे से सोफ़ा, सोफ़े से कमरा, कमरे से सोफ़ा। बहुत मुश्किल से डॉक्टर पे चला गया तो चला गया, वरना मेरे नाखून काटने के लिए भी लोग मेरे घर पे आते हैं, उधर ही बैठ के काटते हैं, चले जाते हैं। तो मैं कह रही थी कि यार ये वक्त आना तो सबके ऊपर है ना, मगर ये जो अकेलापन है ना, ये बहुत गलत है। अकेलापन नहीं होना चाहिए इंसान को। मेरे पास हसन आबिद जो हैं वो मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं। आज आप बताएंगे हमें कि ये जो नफ्सियाती इम्पैक्ट हैं वो क्या होते हैं ऐसे इस ओल्ड एज के लोगों के ऊपर, कि जिन्होंने इतनी बिजी लाइफ गुजारी होती है, इस बुढ़ापे में अकेले। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। फ़िज़ा, ये इसका ताल्लुक बुढ़ापे से ही नहीं है, बल्कि अगर आप एक जवान शख्स को भी अलग कर दें उसके अहलो या हाल से, और जिनके लिए वो सारी एफ़र्ट्स करता है, तो वो भी इस सिचुएशन को फेस कर सकता है। आप बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जो बाहर नौकरी करने जाते हैं और उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे होती हैं, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो कमाते हैं और पैसे भेजते हैं, और यही उनकी रूटीन रहती है। बहुत सारे लोग जो गल्फ़ कंट्रीज़ में छोटी जॉब्स पे जाते हैं या जैसे लेबर वीज़ास पे जाते हैं, वो लोग बहुत सालों तक यही करते रहते हैं। इवेंचुअली व्हेन दे कम बैक आफ्टर 10 ईयर्स और 15 और 20, तो उन्हें लगता है कि हम जो एक मनी मेकिंग मशीन थे तो हमें वहीं पे रहना चाहिए था, यहाँ पे जैसे ही हमने कमाना बंद किया तो हमारे साथ वो वैसा सलूक नहीं हो रहा। इवेंचुअली अगर आप इस पूरी सिचुएशन को देखें तो आपको बहुत सारे पहलू नज़र आएंगे। एक पहलू तो ये है कि इंसान जब ये कमा रहा होता है और जब अपनी लाइफ के बहुत पीक ईयर्स में होता है, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जैसा वो लोगों के साथ बिहेव करेगा वैसे ही लोग उसके साथ बिहेव करेंगे, और लोगों में ख़ास तौर पे उनके बच्चे हैं।
और जब उसको वैसा रिस्पांस नहीं मिलता लेटर एज के अंदर तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं। और फिर हमारा माहौल इस तरह का है कि हम एक बुढ़ापे में जाने वाले शख्स को रिटायरमेंट की तरफ ले जाते हैं। गवर्नमेंट भी 60 ईयर्स में रिटायर कर देती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें वेल डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस है, वहाँ पे 70s के बाद जाके लोग प्रेसिडेंट बन रहे होते हैं। वहाँ पे कोई ऐसी रिटायरमेंट की एज इतनी करीब नहीं है। अब अभी गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि इनको, क्योंकि ये 60 ईयर्स से ज़्यादा हमारा एज स्पैन हो गया पाकिस्तान में भी, तो हम इसको 66 कर दें या 70 कर दें, ताकि ये लोग एक्टिव रहें सोसाइटी के अंदर, इनका रोल एक्टिव रहे। और जितना इंसान एक्टिव रहता है, जितना इंसान अपने आप को फंक्शनल रखता है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको डिप्रेशन या एंजाइटी के माहौल से गुजरना पड़े, लेकिन अगर आप फंक्शनल हैं तो आप सर्वाइव करते रहते हैं, जैसे आप हैं। ये देखें, मैं जब बाहर जाती हूँ मुल्क से तो मैं देखती हूँ वहाँ पे जो गोरियाँ हैं ओल्ड एज की होती हैं, 80-90 की होती हैं, काम कर रही होती आपको पता है उधर की एजेस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, काम कर रही हैं यार। ग्रोसरी स्टोर में इतना हैवी कार्टन उठाया हुआ होता है, उन्होंने ट्रॉलियाँ खींच के लेके जा रही हैं, ट्रॉलियाँ, ठीक है, नानी दादियाँ पोतरे वाली होती हैं तो बच्चों की ट्रॉलियाँ खींच रही हैं, ट्रॉलियाँ लेके आ रही हैं, पोतरों को लेकर आई हैं, संभाल रही हैं, गार्डन में बच्चों को खिला रही हैं, पार्कों में लेके जा रही हैं, साइकिल भी चला रही हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे हम तो बिल्कुल बिस्तर को लगवा देते हैं, सिलेंडर तक लग जाता है उनको, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में उनको बिस्तर पे लेटाते हैं, और 60 साल में तो सिलेंडर मस्त है, घर में एक सिलेंडर, एक नर्स भी रखनी पड़ जाती है। और एक के साथ 3-3, 4-4 प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट का मसला, सब हो जाता है। सारी बीमारियां एक ही बंदे को हो जाती हैं। एक्चुअली होता ये है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि देखें, इंसान खुद इसका जिम्मेदार है। आप सारी ज़िंदगी कमाते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, आप उनको सिखाते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, बड़ा करते हैं, चलने से लेकर हर चीज़ सिखाते हैं। फिर एक एज में, सर्टन एज में जाके आप सब कुछ छोड़ देते हैं और आप रिलाई करना शुरू कर देते हैं उनके पैसों पे या उनके ऊपर। अब बात यह है कि ये तो इख्लाक, मतलब जैसे हम अपनी लाइफ डिजाइन करते हैं, आपके कहने का मतलब ये है कि हमने अपना बुढ़ापा भी डिजाइन करना है। बुढ़ापा, ओह वाओ, तो आप अपना तो बुढ़ापा बुरे डिजाइन करते हैं, आप कहना चाह रहे हैं। आपने देखे ना, आपके कंट्रोल में है, आप अपनी जवानी में कुछ नहीं कर रहे हैं ये सोच के कि हम जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और कुछ बन जाएंगे तो फिर ये हमें हज पे लेके जाएंगे। अब उसने अपनी बीवी के साथ जाना है बेटे ने, तो अब आपको बुरा लगेगा और आप डिसहार्ट होंगे कि ऐसी दिन वास्ते तो पालिया सी तेनू, और वो जब नहीं होगा तो आपको डिसहार्ट फील होगा। तो बेसिकली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जब आपकी एक्सपेक्टेशन टूटती है तो इंसान एकदम बूढ़ा हो जाता है। अच्छा, डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट है। जैसे बहुत अच्छे घराने हैं, बेटा अपने माँ बाप के साथ रहता है, उनके बच्चे भी साथ रहते हैं। अब सडनली बेटा मूव कर जाता है बाहर किसी मुल्क में अपनी बीवी बच्चों को लेके, अब पेरेंट्स अलग हो गए हैं, अलहदा हो गए हैं, मतलब अकेले रह गए हैं। ये एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो है। तो हर चीज़ में आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे एक एक्सपेक्टेशन है जो टूट रही है, एक चाहत है जो ख़त्म हो रही है। यानी चाहत ये थी कि हम ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, बुढ़ापे में जाके अपने बच्चों का और अपने पोतों पोतियों के साथ खेलेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ तो एक्सपेक्टेशन टूट गई। और क्योंकि वो फंक्शनल नहीं है, कुछ कर नहीं रहे हैं ना घर में, बेशक आप उनको आलीशान घर में बिठा दें, उनको पैसे दे दें, लेकिन उनके पास कुछ करने को है नहीं, तो वो एकदम आप देखेंगे कि वो बुढ़ापे की तरफ स्पीड से जाएंगे और उनके पास कुछ करने को होगा नहीं। सो इवेंचुअली मैंने ये एनालाइज किया कि जो लोग फंक्शनल रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, आप देखेंगे चलते फिरते फौत हो गए हैं, क्योंकि फौत तो हर किसी ने होना है, हमने भी होना है, आपने भी होना है। अब आप क्या दुआ करते हैं अल्लाह से कि क्या मुझे मोहताज अपना ही रख या लोगों पे कर दे। अब आप लोगों पे मोहताजी आपकी आएगी, जो कि कोई नहीं चाहता ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि वो फंक्शनल नहीं है तो फिर लोग उनको आके डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, उनको नहलाते हैं, ये सारी चीज़ें। ये वाली मोहताजी इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा एक ऐसा बर्डन है आपके ऊपर कि आप सारा वक्त यही सोचते रहते हैं कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया। सो इस तरह के सिनेरियो के अंदर जो है वो इंसान बहुत तेज़ी से एक बुढ़ापे के साथ साथ बीमारियों को अपने साथ अटैच कर लेता है। अच्छा, जैसे यही वाली सिचुएशन देखा जाए तो वहाँ पर भी अगर मुल्क से बाहर देखें, अमेरिका, लंदन और यूरोप, सब जगह पे ये सिचुएशंस है। 18 साल के बच्चे जैसे ही होते हैं तो वो बच्चे तो 18 के बाद मूव आउट कर जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। उससे आगे जो पेरेंट्स हैं वो तन्हाई रहते हैं, ठीक है, मगर उनके अंदर ये वाली इतनी सिचुएशंस नहीं होती, तन्हाई का शिकार नहीं होते। एक तो मैं भी कुछ जो मैं अपनी आंख से देख कर आई हूँ एक्सपीरियंस बता देती हूँ। व्हाई इज़ दैट कि बच्चे अगर जैसे जॉब कर रहे हैं, बीवी भी उधर मोस्टली आपको पता है औरतें भी काम करती हैं, डॉक्टर हैं, कुछ और जॉब कर रही हैं,
तो उनका लाइफस्टाइल, बच्चे भी वहाँ पे स्कूल में 4 बजे आते हैं, ठीक है ना, सारा दिन गुजार के वहीं जिम, वहीं काम, अपना एक्सरसाइज, जो भी एक्टिविटीज़, फुटबॉल, ये वो खेल कूद के, स्विमिंग सब करके 4 बजे तक आते हैं बच्चे वहाँ पे, मोस्टली जो बाहर के ममालिक के स्कूल्स हैं। तो अब होता क्या है कि वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कि हमें ओल्ड होम्स में भेज दो। उधर के ओल्ड होम्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे वो ये कहते हैं हमें हमारी कंपनी भी मिल रही है, हमारी एज के लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि घर पे कोई है ही नहीं हमें शुगर की दवाई देने वाला, घर पे कोई है ही नहीं हमें ब्लड प्रेशर की गोली देने वाला टाइम पे, क्योंकि बहू जो है वो भी काम पे गई हुई है, बच्चे भी नहीं है पीछे देखने के लिए, और बेटा जो है वो भी अपनी जॉब पे। तो पेरेंट्स को खुद ये होता है कि हमारी दवाई का टाइम है, हमारे खाने का टाइम है, वो सब हमें टाइम पे नहीं मिल रहा, और फिर हम अकेले सारा दिन बैठ के टीवी के आगे क्या करेंगे, या कितनी कोई वॉक कर लेंगे, गिर गिरा गए, कोई चोट लग गई तो बच्चों पे और अलग तकलीफ। वो ओल्ड होम्स में चले जाते हैं जहाँ पे वो कहते हैं हमें गैदरिंग भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, और हम अपना जो है ना अपनी दवाई वगैरह भी टाइम पे हमें नर्सेज वगैरह दे रहे हैं, डॉक्टर दे रहे हैं। तो ये भी तो एक वहाँ पे फैसिलिटी यहाँ नहीं है। यहाँ पे फैसिलिटी ना होने की सबसे बड़ी वजह है हमारा कल्चरल डिफरेंस। हमारा जो कल्चर है उसमें सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स के ऊपर, यानी आपकी बहू काम करती है या आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, वो काम नहीं करती तो प्रेशर आ जाएगा, बेटा अलग हो गया तो प्रेशर आ जाएगा, बेटा अलग नहीं हुआ आपके साथ रह रहा है तो प्रेशर आ जाएगा। असल में होता क्या है कि जब आप सोशली लोगों को सेटिस्फाई करने के पीछे चल पड़ते हैं ना, आप हर किसी को सेटिस्फाई कर नहीं सकते। आपके घर के अपने एक हालात हैं, उन हालात के मुताबिक आपने चलना है। अगर वो हालात किसी और को पसंद नहीं आ रहे हैं और वो आपको कोई बात कह देता है तो ये बात बुरी लग जाती है पेरेंट्स को। मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, मैं जब बुढ़ापे में पहुँचूंगा तो मैंने ये डिसाइड करना है कि क्या मैंने बच्चों को फ्रीडम देना है कि वो जो करना चाहें वो करें और मैं उसमें खुश हो जाऊँ। अगर तो मैं ऐसा कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और अगर मैं उनसे नाराज़ रहूँगा, उनको वो करने नहीं दूंगा जो वो करना चाहते हैं, उनको अपने साथ बांध के रखूँगा, मैं चाहूँगा कि मेरे बेटे हैं वो मेरे ही घर में रहें, अपनी बीवियों को भी इधर ही लेकर आएँ, बच्चों को भी इधर ही पैदा करें और मेरे मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो ये उनके साथ मैं ज़्यादती करूँगा। उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकूँगा जो कॉन्फिडेंस उनको होना चाहिए एक इंडिपेंडेंट होने का। अब इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें उठा के किसी दूसरे शहर में भेज दें, आप आपके एरिया में ही वो घर ले सकते हैं या रेंट पे रह सकते हैं, या ऊपर वाला पोर्शन दे दें उन्हें, कुछ इस तरह का करें कि वो इंडिपेंडेंट हो सकें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर सकें। इसका मतलब ये कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखें, हमारे माशरे में बहुत अरसे तक इसने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। वो इसलिए क्रिएट नहीं की कि अगर आप 70s 80 बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद से लेके 90s तक देखेंगे तो ये बहुत सक्सेसफुल सिस्टम था। एक बंदा बाप कमाता था और बाकी सारे बच्चे उसी की मर्जी से शादी करते थे, उसी की मर्जी से रहते थे, सारे काम भी उसी की मर्जी से करते थे। बट व्हेन इट स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स डिफरेंट सेक्शन जहाँ पे एक बंदे को से घर नहीं चल रहा है और बाकी सारे पेमेंट अरेंज करने के लिए भी लोग कमाना शुरू होते हैं, तो फिर क्या होता है कि लोग बाहर गए, उन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है अब हम भी कुछ कर सकते हैं, तो जब हम करते हैं तो हमें कमाते हैं तो फिर हमें अपनी मर्जी भी तो चलाने दी जाए ना। तो अगर तो आपके घर में एक ही बंदा लीड कर रहा है और वो लीडरशिप रोल किसी और को देना ही नहीं चाहता, वो बुढ़ापे में भी कह रहा है कि लीडरशिप मेरे पास ही रहेगी बेशक मैं कुछ करता हूँ नहीं करता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती है। क्योंकि वो बेटा तो सुन लेगा, बीवी नहीं सुनेगी, बीवी कहेगी जी कि देखें हमें अपनी मर्जी से क्यों नहीं चलने दिया जा रहा। ये छोटी छोटी बातें फिर ये अंदर स्किर्मिशेस शुरू हो जाती हैं फैमिली में। मैं ये समझता हूँ कि आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करें ताकि वो कॉन्फिडेंस आए उनमें और वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें, तभी वो आपके लिए भी अच्छा रहेंगे। एक ब्रेक के बाद आगे इसको मज़ीद एलैबोरेट करते हैं, और टॉपिक बहुत अच्छा है इसलिए हमारे साथ दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। उसी आफ्टर ब्रेक। हाँ, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट कुछ बातें बता रहे थे, ये भी सुने आप। हाँ जी, बाहर क्या होता है बताइए। मैं ये डिस्कस कर रहा था कि आपसे कि जब एक पेशेंट जो है यूएस के अंदर ख़ास तौर पे हॉस्पिटल से ये कह दिया जाता है, जैसे हमारे माशरे में कहते हैं ना कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो जब वहाँ पे यूएस में कोई ऐसी बीमारी हो जाती है किसी पेशेंट को, कहते हैं कि अब ये लाइलाज है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, बट ये सर्वाइव उतने ही दिन करेगा जितने दिन रह सकता है, अल्लाह रखे। तो हाँ। उसे हॉस्पाइस में भेज देते हैं। What is hospice? हॉस्पाइस बेसिकली हॉस्पिटल सेटिंग की तरह का एक होता है, लेकिन वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंट केयर होती है, सिर्फ केयर करते हैं पेशेंट। मतलब उधर अपने पैसे देके एक्सपेंसिव अच्छा कमरा ले सकते हैं, लग्जरी, वो तो आप हॉस्पिटल में भी ले सकते हैं लेकिन एक लेवल तक। लेकिन हॉस्पाइस क्या है कि एक बहुत खूबसूरत जगह होगी, एक बहुत खूबसूरत माहौल होगा, एक बहुत ही अच्छा जो है वो आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आपके पास आगे पीछे पेशेंट केयर वाले नर्सेज घूम रही होंगी, वो आपका केयर करेंगी और बहुत सारे लोग रिकवर कर जाते हैं वहाँ से। अच्छा, बहुत सारे लोग,
जिनका कोई इलाज नहीं होता वो वहाँ से रिकवर कर जाते हैं। वाह वाह। अच्छा, मैं एक और बात भी यहाँ पे आपके साथ करना चाहूँगा, वो ये कि ये जो मैंने सारी बातें की, इससे बिल्कुल भी मैं ये बरी ज़िम्मा नहीं कर रहा हूँ बच्चों को कि भाई आपको पेरेंट्स की तरफ से इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। पता चले कि मेरे इस बात करने के बाद फ़ौरन जो है वो सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करना शुरू कर दें कि जी पेरेंट्स को तो इसने बिल्कुल ही फारिग करा दिया। नहीं, हमारे इस्लाम ने तो ये देखिए अल्लाह ताला ने सिखाया। कुरान में क्या कहा है? हाँ। अल्लाह ताला कुरान में बनी इसराइल, जो सूरह बनी इसराइल है, उसमें फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे एक वालिदैन या दोनों में से कोई भी एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उनके सामने उफ ना करो, बिल्कुल, और उनके साथ नरमी से पेश आओ। और फिर साथ ही एक और आयत है कि उनके सामने खाकसारी और कंधे झुका के खड़े रहो। अरे वाह। और उनके लिए दुआ करो कि जैसे इन्होंने मुझे पाला इसी तरह इनके साथ भी रहम किया जाए। और फिर दुआ बताई अल्लाह ताला ने कि अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, और हुक्म दिया, चॉइस नहीं दी। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इंसानों को हुक्म दिया कि वो अपने माँ बाप के साथ नरमी से पेश आएँ। ये हुक्म दिया हुआ, ये चॉइस नहीं है आपके पास। हमारे मज़हब के पास यही तो देखें बड़ी खूबसूरती है कि हमें अल्लाह ताला ने जो हमारा मज़हब दिया है, दीन के साथ अगर हम अपने बच्चे को जोड़ देते हैं ना, तो उसकी तरबियत तो खुद ही हो जाती है कि उसने अपने माँ बाप की किस तरह से इज्जत करनी है, किस तरह से प्यार करना है, किस तरह से ख्याल करना है। आप शुक्र करना सिखा दें फिर बच्चे को, अल्लाह का शुक्र अदा करना सिखाएंगे ना, उसे खुद ही पता चल जाएगा कि देखिए अल्लाह ने तो दिया मुझे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या किया। तो मैं जब भी कभी कुरान की कोई आयत पढ़ता हूँ और जिसमें ख़ास तौर पे इस तरह का जिक्र हो, मैं फ़ौरन रिलेट करता हूँ कि देखिए मेरे पेरेंट्स ने कितनी मुश्किल से मुझे पाला है, और अब इनका वो टाइम है जिस टाइम में मैं इनके साथ सुलह रहमी से पेश आऊँ और इनके लिए वो चीज़ें आसान करूँ जो ये अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सके। हालांकि वो मेरे से मांगते नहीं हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं वो मांगते भी हैं, उनकी डिमांड होती भी है। जैसे माओं का ख़ास तौर पे, अभी आप पिछला सेगमेंट कर रही थी कि वो आपकी गेस्ट ने कहा कि जी वो मदर हैं, वो बेटे को अपने साथ सुला लेती हैं जब वो बाहर से आता है। तो इसके पीछे अगर आप साइकी समझे तो वो क्या है कि माँ ने बड़ी मुश्किल से बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, ये सोच के कि जब ये कमाएगा तो ये मेरे लिए कुछ आसानी लेकर आएगा। लेकिन वो शादी कर लेता है, जब वो शादी करता है तो वो सारा केयर और लव उसकी बीवी की तरफ चला जाता है, और वो एक माँ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता बहुत सारे केसेस में। तो वो फिर कोशिश ये करती है कि टग ऑफ वॉर करके कि किसी तरह कुछ अटेंशन, कुछ लव जो है वो मैं अपनी तरफ खींच लूँ। ये सारा कुछ उसके बीच में हो रहा होता है। साइकी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है फिर उस माँ की उस वक्त। अगर बेटा इसको हैंडल कर ले अच्छे से, वो खुद से ये चीज़ को एनालाइज कर ले कि अच्छा मेरी माँ का असल में ये मसला है कि मैं थोड़ा टाइम दे दूँ, मेरी माँ खुश हो जाएगी, मैं उसको थोड़ा सा कुछ चीज़ें ले दूँ, थोड़ा सा एक दफ़ा डिनर पे बीवी के बगैर बाहर ले जाऊँ। आप थोड़ी सी ऐसी एफर्ट करके देखेंगे, आप देखेंगे कि आपकी माँ जो है वो खुश हो जाएगी। थोड़ी देर अपनी माँ की टांगे दबा के माँ के साथ लेट जाए, माँ सो जाए, तो उसके बाद अपने कमरे में आके सो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी आपको सिर्फ ये रियलाइज़ करना है कि मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे से अटेंशन चाहते हैं। और ये जो सारा काम हो रहा होता है घर में, ये सारा अटेंशन सीकिंग, ज़्यादातर अटेंशन सीकिंग के लिए हो रहा होता है। आप अपने पेरेंट्स को वो अटेंशन दे दें जो उन्हें चाहिए। हाँ, ये अल्लाह ताला ने ज़रूर कहा है कि कोई ऐसी बात पे अतात ना करो जिसमें वो मुझे मेरा शरीक ठहराने का कह रहे हों। इसके अलावा तो आपको कोई ऐसी एबनॉर्मल बात वो कह नहीं रहे होंगे। अगर कह भी रहे हैं तो आप बात करके मामले सुलझा दें। तो आपकी बात बचपन से मानते आ रहे हैं तो फिर दोबारा मान लेंगे। जैसे मैंने अपने बच्चों को छोड़ के जाना था बीवी के साथ बाहर टूर करने, 2-3 दफ़ा मनाया, वो नहीं मान रहे थे कि नहीं हम कैसे संभालेंगे, फिर मान गए खुद ही। अच्छा, अब अगर जैसे बेटा है वो मुल्क से बाहर चला गया है, ठीक है, पीछे जो है ना माँ बाप अकेले हैं, भी बच्चों को भी अपने साथ मुल्क से बाहर ले गया है। अब जो माँ बाप हैं तन्हाई का शिकार तो होंगे, अब माँ बाप अकेले, अब वो किस तरीके से डील करेंगे? बेटा किस तरीके से? मैंने देखिए जैसे आपको बताया, सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या है ज़िंदगी गुजारने का? आप सारी ज़िंदगी फंक्शनल रहें। आप ये मत सोचेंगे किसी वक्त पे आप रिटायर हो जाएंगे और आप जो है ना बस आप ये भी ना सोचें कि मेरे पास मैं इतने सोर्स ऑफ फंडिंग जनरेट कर लेता हूँ कि मुझे कुछ ना करना पड़े। आप देखेंगे कि जो लोग ऐसे करते हैं उन लोगों के पास भी बहुत कुछ होता नहीं है करने को, इतना सा पैसा कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? तो इवेंचुअली अल्लाह ताला ने पैसा खर्च करने का भी तरीका कुरान में बताया हुआ कि आप अपने फैमिली पे खर्च करें, रिश्तेदारों पे खर्च करें, मोहताजों पे, मांगने वालों पे, यतीमों पे खर्च करें। लेकिन हम लोग वैसा नहीं करते हैं। जब हम वैसा नहीं करते तो हमारे लिए वो भी एक वबाले जान बन जाता है। तो हम उसको सोच सोच के स्ट्रेस पे जाते हैं कि भाई इतना कुछ अल्लाह ताला ने हमें दे दिया पर औलाद हमें छोड़ गई है। तो ये या फिर अपने बुढ़ापे के लिए इतना पैसा जमा कर लेते हैं कि अपनी जवानी खराब कर लेते हैं। बिल्कुल। जो घूमने का टाइम है घूमते नहीं है, खाने का टाइम है अच्छा खाएंगे नहीं, सब कुछ कहेंगे कि नहीं, बुढ़ापे के लिए रख लेते हैं। वो एक कहते हैं ना तिजोरी भर रहे होते हैं। तो मैंने कुछ लोगों को देखा है बुढ़ापे की एज में आके, वो ये कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी भरपूर जी ली, अब हमें कोई रिग्रेट नहीं है। मतलब अब जिस तरीके का भी वक्त है वी कैन सर्वाइव। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में पैसे जोड़ने को डिस्करेज किया और ये कहा है कि ये जो लोग पैसा जोड़ते हैं, ये सूरह हुमज़ा में उन्होंने कहा है कि जो पैसा जोड़ते हैं और गिन गिन के रखते हैं, इनको हम
हुतमा में झोंक देंगे। अब हुतमा क्या है, तुम क्या जानते हो? वो आग से भरे हुए बड़े बड़े सतून है जिसमें इनको बंद कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने पैसे की रेगुलेशन के ऊपर बहुत एम्फेसिस किया है, लेकिन फजूल खर्ची से भी मना किया है। अगर आप पैसे की रेगुलेशन ऐसे करें कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, इस टाइम पे एंजॉय करें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट टाइम उन्होंने खुद ही अपने ऊपर तारी किया हुआ है। ऐसा है नहीं, जैसे कि उनके पास बड़े बड़े घर हैं लेकिन वो 9 to 5 वाली जॉब करके बहुत मुश्किल से कमाते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ आप बड़ा घर बेच के कोई छोटा घर ले लें और जो पैसा आपके पास है उससे कुछ बिजनेस कर लें, कोई टाइम ऑफ ले लें, कुछ घूम फिर लें। तो वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हम कर सकते। मतलब हमें लगता है कि वो उनका बैकअप प्लान है बेसिकली। पहले सोच के बैठे हैं कि हम किसी दिन फेल होंगे तो ये घर ही हमें बचाएगा, ये घर में से हमें कोई निकाल नहीं सकता है। सो बहुत सारे लोग अपने ऊपर इतना डिफ़िकल्ट टाइम तारी करके बैठे हैं कि उन्हें लगता है कि बस कल कुछ हो जाएगा, ऐसा हमारी जॉब चली जाएगी। और जॉब पेशा तो ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जॉब पेशा हैं, तो उनको सारी चीज़ हर रोज़ यही स्ट्रेस रहता है कि हमारी जॉब आज गई। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप बड़ी से बड़ी पाकिस्तान की कंपनी को एनालाइज कर लें आप, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जितनी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं जो सबसे हाईली पेड हैं, उन सब में जो लोग हैं उनको यही स्ट्रेस है कि आज हमें निकाल ना दिया जाए। उसकी वजह यह है कि उनको स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि वो हाईली पेड हैं, उनको ऑल्टरनेटिव को नज़र नहीं आता यहाँ पे कि हम यहाँ से अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे। ये फिक्र तो नहीं होती कि हाँ भाई हम मर ना जाएं, पूरी जवानी इसी में गुजार देते हैं, कभी फिक्र नहीं करते यार अगर हमारा कोई हादसा हो गया, कोई हादसाती मौत हो गई, तबीयत ख़राब हो गई, अगर हम मर गए तो कभी ये नहीं सोचते कि हमारे बीवी बच्चे क्या करेंगे पीछे से। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हमें ये खौफ नहीं है ना कि हमने किसी दिन मरना भी है। हमें याद ही नहीं रहता, पता तो है, यकीन भी है, लेकिन याद नहीं रहता कि इतनी जल्दी मर जाएंगे। हाँ। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं कल ना ये जो ऑफिस है हमारा इसी के बिल्कुल बाहर, ये रोटी वाली दुकान है, आपने देखा होगा तंदूर के सामने ना, वहाँ से एक बंदे ने कुछ खाने को लिया, ठीक है, लेके वो खड़ा हुआ है अभी बाहर। तो बस उसने कुछ खाना ही होगा, उसका कोई वक्त मुकर्रर होगा, उसने खाने के लिए कुछ हाथ वाथ ऐसे रखा, खोला, वहीं खड़ा है, वहीं गिरा है, ऑन स्पॉट डेथ। पता नहीं हार्ट अटैक आया, ब्रेन हैमरेज हुआ, क्या हुआ, सांस बंद, ऑन स्पॉट डेथ। और वो खाने की कोई चीज़ लेकर आया था बिल्कुल रोड के पास ना, कुछ खाने के लिए। ये वक्त है, उसको क्या पता था कि मैंने अभी मर जाना, तो उसने खाने के लिए चीज़ खरीदी थी। मेरे आंखों देख कर हमारा कल का वाक़या है ये। मेरे साथ मेरे ड्राइवर भाई भी थे, तो हम लोग हैरान हो गए कि ये ज़िंदगी है, हम इसके बारे में कोई फिक्र नहीं रखते। और सबसे बड़ा मसला हमारे माशरे में ये है कि हम अपनी बीवियों को तैयार नहीं करते कि हम अगर हम चले गए तो तुम क्या करोगी। उनको ना गाड़ी चलानी सिखाते हैं, ना उनको काम करना सिखाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं करते, ना उनको इंडिपेंडेंट करते हैं। हम खुद बड़ी मुश्किल से जो हुए होते हैं इंडिपेंडेंट, हमें लग रहा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें बड़ी मुश्किल से इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, इसको कैसे करेंगे। तो जब हम कभी इंसान फौत हो जाता है तो उसे पता ही नहीं होता कि आप कभी, मैंने अपनी वाइफ से और अपने फादर से पूछा थोड़े दिन पहले कि कल मैं अगर मर गया तो आप क्या करोगे। उनके ज़हन में कोई जवाब ही नहीं था। मैंने ही उनको जवाब बताया, मैंने कहा मुझे लगता है आप ये कर लोगे, जिससे आप लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते। तो आपको जो है वो कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मेरे काम को सीखो जो मैं करता हूँ, उसको सीख के उसको चलाओ। मेरे बिज़नेस है वो ऐसा है, ऑनलाइन है सारा, वो अगर मैं बीच में से निकल गया इक्वेशन में से तो वो एकदम ही बैठ जाएगा। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि ये आप समझें, इसको चलाना सीखें, इसको पता हो आपको कि किसको कितनी इनवॉइसिंग होती है, कहाँ से पैसे आते हैं, कैसे आते हैं। डिपेंडेंट करती है। जी बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में इंडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को भी उनकी स्पेस दें, पेरेंट्स भी अपनी स्पेस रखें और बच्चे भी रखें। अगर आपने हज पे जाना, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी फैमिली के पैसे पूरी ज़िंदगी जोड़ते रहें कि हम हज पे जाएंगे, उससे पहले आप चले जाएं अल्लाह के पास। तो आपको जिस वक्त मौका मिल रहा है आप करें, क्योंकि आप पे फ़र्ज़ है। अल्लाह ने ये नहीं फ़र्ज़ किया हुआ कि आप बच्चों को भी साथ लेके जाएं, या बूढ़े होके ही जाएं, बल्कि तब जाएं जब आपके हड्डी गुड्डे आपका साथ दें, मजे से। आप उम्रा नहीं कर सकते अगर आप फिट नहीं है फिजिकली। 3 से 4 घंटे उम्रे में लग जाते हैं। चलो मजबूरी है तो चलो बनता है, मगर जब मजबूरी नहीं है, आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है, तो चले जाएं, जवानी में चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा आपने ये टॉपिक इलैबोरेट किया है और काफ़ी टाइम के बाद आया आपने, बड़ा अच्छा हमें समझाया। एक ब्रेक के बाद आपको मिलता है। ओह वाह, वेलकम बैक। मैंने चने की दाल, उसके साथ हरी मिर्चें, प्याज, थोड़ा सा अदरक और क्या ज़बरदस्त मैंने रोटी खाई है। तो स्पाइस मेरे मुंह में है, मगर साथ साथ मैं एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी से आपको मिलाना चाहूँगी। यहाँ पे एक सिंगर हैं, अरसलान, गिटारिस्ट हैं अरसलान अरशद, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, गिटार भी बजाते हैं, टिकटॉक पे बहुत वायरल है, आजकल लोगों को दीवाना बनाया उन्होंने अपनी रील से। और तो और विराट कोहली जो है ना, उन्होंने भी इनकी रील को लाइक किया था। तो आप समझ सकते हैं क्या तोबू ढाबू चीज़ है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? आपका प्यार भैया कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तो का शुक्र। भैया ये बताइए कैसे टिकटॉक पे एकदम से वायरल हो गए, विराट कोहली आपकी रील्स लाइक कर रहा है, माय गॉड। मैम बेसिस जो हम एक पहले कंटेंट बना रहे थे कुछ एक जगह पे बैठ के, आप मुझे फिजा कह सकते हैं, फिजाबाजी कह सकते हैं, कुछ भी, छोटे ही हैं मुझसे, है ना? हाउ ओल्ड आर यू? हंस रहे हैं? मैं 27। हाँ तो छोटे ही है मुझसे। अच्छा, हाँ तो मुझे फिजाबाजी कह दें, कोई Okay. बात नहीं, फिजा कह दें, फिजा जी कह दें। फिजा जी ठीक है। हाँ ये क्या मैम, आप मेरे साथ, मेरे को कोई उनसे ऑफिस में जॉब करते हैं, ओके। है ना? अच्छा फिर तो हम कंटेंट इस तरह बना रहे थे, एक जगह बैठ के गा लेते थे, तो वीडियोस ज़्यादा नहीं थे चल रही। हम निकले फिर स्ट्रीट की तरफ, लोगों के पास जाना, उनके साथ बातचीत करना, फिर वीडियोस बनाना, हाँ कुछ स्माइल उनके फेस पे लेना। जो वो स्माइल थे ना, वो हमें दिल को लगती थी। फिर हम रैंडमली इसलिए हम तरह तरह जाके जगह पे फिर वीडियोस बनाते थे, गाना गा के। गाना गाकर। तो हमने रैंडम एक जगह वीडियो बनाई, तो वो आई थिंक स्क्रॉल करते हैं या किसी तरीके से भी उनके पास गई, उन्होंने लाइक की, देन उनकी आर्मी फिर यहाँ पे ऐसा आई। कौन सा गाना गाया था जो लाइक की? नुसरत साहब की रील हमने बनाई थी गाने पे, तो वो कौन सी? उनके मेरे सामने भी अंदाजे गाए ना करम। यहाँ पे, हाय हाय हाय, आहा, जी प्लीज। अरे वाह। उनके अंदाजे करम, उन पे वो आना दिल का, हाय वाह वाह। हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का, आहा। उनके अंदाजे करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम, वाह। उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का, उनके अंदाज़े करम। हाय हाय मजा आ गया, वाह। सुनिए आप तो बड़ी तोप चीज है, अभी तक तुम इतने बड़े सिंगर क्यों नहीं बने हैं? शायद मैं अल्लाह की तरफ से अपना इंतजार कर, अब बन जाओगे इंशाल्लाह, ये प्लेटफॉर्म के बाद, तुम देखना बन जाओगे। इंशाल्लाह। तुम बहुत अच्छा गाते हो, अच्छे बच्चे हो, इंसान भी अच्छे हो, तुम्हें पता है। अच्छा सुनो, अब तुम 1 बाय 1 करके मुझे जल्दी जल्दी गाने सुनाते जाओगे, ठीक Oh है? my सज्जाद अली साहब का कोई गाना। महफिल बज गई हमारी, मजा आ गया, सज गई है, चले जी सज्जाद अली साहब। जे तो कदी रावी हाय हाय हाय, लंघ जावे, वाह। हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, आहा, मैं पानी विचों सा निचोड़ ला, आहा। रावी लंघ जावे, हाँ। वाह। जे थो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सा निचोड़ ला, वाह। रावी लंघ जावे हो। फिजा जी आपके लिए क्या? अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, हाय वाह वाह। सादगी में भी कयामत की अदा होती है, हाय हाय क्या बात है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में करने नमाज अदा, हाय हाय हाय, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा हो, हाय हाय क्या बात है, वाह वाह। ना आहा,
पड़ेगी। वाह। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। जे करनी ही गल हुंदी किसे होर दी ते आपी तेरे कोल आंदा क्यों? जे मैं सोच रखदा किसे होर दी आपी ते तेरे नाल दिल लांदा क्यों आपी? हाय हाय आपी मैं ते सिर्फ तेरा। सोहनी है जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, रब कर मैं मर जावा। हाँ नी रब कर मैं मर जावा। दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जावा, नी रब कर मैं मर जावा। नी रब कर मैं मर जावा। लबने नी तेरे जे चीज़े जहां। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। का सामा हो गए। क्या कमाल लड़के हो। कोई नए दौर का भी तुम मुझे कभी थे हंस बोल वे कोई इस तरह वाला था। बिल्लोनी तेरा लाल कगरा, बिल्लोनी तेरा लाल कगरा, बिल्लोनी तेरा लाल कगरा, बिल्लोनी तेरा लाल कगरा। आए तड़फावे साडी जान कट जावे, आए तड़फावे साडी जान कट जावे। तेरा लाल कगरा आए तड़फावे साडी जान कट जावे। तेरा लाल कगरा रातां नूं नींद उठावे। बिल्लोनी तेरा लाल कगरा, बिल्लोनी तेरा लाल कगरा, बिल्लोनी तेरा लाल कगरा, बिल्लोनी तेरा लाल कगरा। बागां विच खिड़े जिवें फुੱਲ सोहणे लगदे, इंज तेरे कगरे ते फुੱਲ बूटे सजदे। बागां विच खिड़े जिवें फुੱਲ सोहणे लगदे, इंज तेरे कगरे ते फुੱਲ बूटे सजदे। सारियां तू रहिंदा तेरे लंग ते ना बहिंदा तेरा लाल कगरा। दिलों ते छुरियां चलावे बिल्लोनी तेरा लाल कगरा, बिल्लोनी तेरा लाल कगरा। हरीम फारूक की फिल्म का भी गाना है। अच्छा जी, पाकिस्तानी फिल्म में ज़बरदस्त और हरीम की फिल्म में बड़ा अच्छा हरीम ने पिक्चराइज किया था, उसके ऊपर पिक्चराइज हुआ था। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो गुलाम अली साहब हैं जी, वो भी दिलों की धड़कन है। आय हाय हाय, तो उनका भी कोई अगर आप सुना सके गज़ल आप अगर हमें सुना दें गुलाम अली साहब की। आहा, ये आखिरी गज़ल होगी गुलाम अली साहब की और इस पे हम वाइंड अप करेंगे। मेरा दिल तो नहीं कर रहा अब ख़त्म करने का शो, मगर शो के बाद तो मैं सुनूंगी अकेले बैठ के। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हाय हाय, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। वाह या अल्लाह, देखें ये आखिरी मैसेज भी है, ये आखिरी लाइन भी है।
बड़ी खूबसूरत बात है। इसी पे हम अपना शो जो है ख़त्म करते हैं, आप सबसे मुलाकात करेंगे। मगर जाने जाते हैं मैं आपको एक बात बोल दूँ, इनको काम देना, ये जो बच्चे हैं इनके टिकटॉक पे इनके नंबर्स भी लिखे हुए हैं, ऐसे लोगों को क्यों नहीं उठाते? ये कॉन्सर्ट्स जो होते हैं जिसमें हम उन लोगों को सुन रहे होते हैं जो सीडी पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनको गाना बजाना कुछ नहीं आता, जो लाइव ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते, ऑडियंस की चॉइस पे गा नहीं सकते, उनको हम क्यों काम देते हैं? यार छोड़ दें ये ग्रुपिंग मोनोपोली, ऐसे बच्चों को काम दें, इन्होंने आगे बढ़ना है, इनका टैलेंट है, ये हमारा यूथ फ्यूचर है। गिव देम वर्क। बाय बाय।